हम और आप सभी जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में असार्वधातुक प्रकरण के अंतर्गत आज एक नए अध्याय की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। प्रारंभ में जब उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ था उस समय वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी, ह्यस्तनी, अद्यतनी, परोक्षा इत्यादि 10 विभक्तियों के नाम आपके बीच में रखे थे। अब छठे नंबर की विभक्ति परोक्षा हमारे मध्य में है। परोक्षा का अर्थ है आचार्य भगवंत स्वयं हमारे बीच में दर्शाएंगे। फिर भी सामान्यतया हम और आप इस परोक्षा को समझने के लिए कुछ आत्मसात कर लें। अभी अद्यतनी के प्रयोग में चण प्रत्यय किया जा रहा था और चण प्रत्यय के होने पर द्वित्व किया जाता था चण परोक्षा चक्रिय सन्नतेषु, अर्थात चण होने पर, परोक्षा होने पर और सन प्रत्यय के होने पर धातु के लिए द्वित्व किया जाता है। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से परोक्षा का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ पर भी धातु के लिए द्वित्व किया जाएगा। और जब धातु के लिए द्वित्व किया जाएगा तो उसके लिए पूर्व की अभ्यास संज्ञा और दूसरे की अभ्यस्त संज्ञा होती है। इत्यादि चर्चाएं जोहोत्यादि गण में सार्वधातुक जो जोहोत्यादि गण हमारे बीच में आया था उसमें जो धातुएं हमारे मध्य आई थी वहां पर हमने परोक्षा संबंधी सभी कार्य, अभ्यास संबंधी, द्वित्व संबंधी कार्य किए हैं। वे सूत्र हमारे बीच में आते जाएंगे और हम परोक्षा के प्रयोग की सिद्धि करते चले जाएंगे। परोक्षा की स्वतंत्र रूप से अलग अलग है। परस्मै पद में अट, अतुस, उस, थल, अथुस, आ, अट, वा और मा विभक्तियां आती हैं। आत्मने पद में ए, आते, इरे, से, आते, द्वे और ए, वहे, महे, ये 18 जो प्रत्यय हैं जो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे को याद रहेंगे तो हम प्रत्ययों के माध्यम से शब्दों की सिद्धि कर सकते हैं, सहजता में हो सकती है। तो परोक्षा का अर्थ है जो सामने ना हो। एक अर्थ में तो सभी प्रकार की क्रियाएं परोक्ष कही जा सकती हैं क्योंकि उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है, किंतु यहां परोक्षा का तात्पर्य है व्यापार विशिष्ट के साधनों का सम्मुख उपस्थित न होना। परोक्षा परे होने पर अभ्यास रहित धातु के विषय में 2 कार्य होते हैं। नंबर 1, अनेक स्वर व्यंजनादि धातु के प्रथम एक स्वर और अनेक स्वर आदि धातु के द्वितीय एक स्वर को द्वुत होता है। अर्थात एक स्वर होता है तो पूरे अवयव को द्वुत हो जाता है और अनेक स्वर का मतलब है एक से ज्यादा, 2। तो अनेक स्वर स्वरादि धातु के
द्वितीय अवयव दूसरे स्वर को, द्वितीय अवयव को एक स्वर को दुत्त होता है। और संपूर्ण एक स्वर धातु, चाहे वे स्वर आदि हो अथवा व्यंजन आदि हो, ये अपने को ध्यान रखना है। अनेक स्वर वाली धातु में प्रथम एक स्वर और उसके बाद में अनेक स्वर के होने पर भी द्वितीय एक स्वर को दुत्त होता है, पहले वाले को नहीं होता। और जहां एक ही स्वर हो, संपूर्ण एक स्वर वाली धातु हो, चाहे उसके आदि में स्वर हो और चाहे उसके आदि में व्यंजन हो, दोनों अवयवों को दुत्त होता है। परोक्षा के प्रत्यय परे होने पर अभ्यास रहित धातु जिसका पहले ही दुत्त ना हुआ है को दुत्त होता है। माने जिन धातुओं को दुत्त नहीं हुआ हो उनको दुत्त होता है। यदि एक धातु स्वर वाली हो, जैसे जी, या इत्यादि, जो संपूर्ण को दुत्त होता है, किंतु अनेक स्वर होने पर व्यंजनादि धातु के प्रथम स्वर, जैसे चकास धातु है। अब चकास में चा में भी स्वर है, का में भी स्वर है, तो यहाँ चा और स्वरादि धातु के द्वितीय स्वर ऊर्णु है। अब यहाँ पर ऊर्णु में ऊ है और नु में ऊ है, तो यहाँ दूसरा स्वर जो है वो ना और ऊ, उसको दुत्त होगा, क्योंकि रा आदि को दुत्त होता नहीं है। अब यहाँ पर संयोग आदि नकार, दकार और रकार, ये ध्यान रखने वाला है विशेष। संयोग आदि में हो, नकार, संयोग के आदि में नकार हो, दकार हो और रकार हो, या ऊर्णु में रा है, तो इनको दुत्त नहीं होता है। दुत्त होने पर पूर्व रूप की अभ्यास संज्ञा तथा पर रूप की अभ्यस्त संज्ञा होती है। अभ्यास संबंधी नियम, अभ्यास में यदि धातु स्वर आदि हो तो उसके व्यंजनों का लोप हो जाता है, किंतु व्यंजनादि धातु का आदि व्यंजन शेष रहता है, शेष व्यंजन का लोप हो जाता है। परंतु व्यंजनादि धातु में तीनों प्रकार के सा, तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा के पश्चात वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण होने पर, जिनको अघोष कहा जाता है, तो प्रथम या द्वितीय वर्ण होने पर उत्तरवर्ती व्यंजन का लोप न होकर आदि व्यंजन का लोप होता है। अभी अपने को ध्यान रखना है कि जहां तीनों सा का संयोग आएगा तो वहां पर नियमानुसार आदि व्यंजन शेष रहना चाहिए, यानी सा, सा और सा को ही शेष रहना चाहिए। पर ये शेष ना होकर जो उसमें लगा हुआ शब्द है वही शेष रहता है। जैसे स्त्री, अब स्त्री में सा के सामने ता है, तो यहाँ पर त्रि दुत्त होने पर त्रिता शेष रहेगा, सा का लोप हो जाएगा। अब ध्यान रखना है अपने को कि अभ्यास में केवल एक ही व्यंजन शेष रहता है, चाहे वह आदि व्यंजन हो या सकार आदि का उत्तरवर्ती, अन्य सभी व्यंजनों का लोप हो जाता है। अभ्यास के अवयव जो रिवर्ण है, उस रिवर्ण के स्थान पर अर होता है। जैसे जो स्त्री धातु थी, उस स्त्री धातु का जो रिरी है उसको अर हो जाएगा तो तर बन जाएगा, तर।
और रेप का भी शेष व्यंजन लोप के नियमानुसार लोप हो जाता है। जब उस स्त्री को अर आदेश कर देंगे तो रा का लोप हो जाएगा, तो अभ्यास में केवल आ बचेगा। जैसा कि हमने पूर्व सत्र में आपको बताया था कि अभ्यास में रहने वाली री को आ आदेश होता है, तो आ आदेश होने का मतलब ये है कि उसको अर हो जाता है और उसके बाद में आदि व्यंजन शेष रहकर बाकी व्यंजनों का लोप हो जाता है। अभ्यास में रहने वाला जो कवर्ग है, उस अभ्यास में रहने वाले कवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है। जैसे कम धातु है तो कम के आदि में रहने वाला जो का कवर्ग है उसको चवर्ग आदेश हो जाएगा और चवर्ग आदेश होने पर दुत्त में चकम हो जाएगा। तथा हकार के स्थान पर जकार आदेश हो जाता है और अभ्यास में रहने वाला जो चतुर्थ अक्षर है उस चतुर्थ अक्षर को तृतीय अक्षर हो जाता है, द्वितीय अक्षर को प्रथम अक्षर हो जाता है। इस प्रकार की चर्चाएं आपके बीच में सूत्रों के माध्यम से होती चली जाएंगी। और सर्वप्रथम जो हमारे बीच में भू धातु आती है, भू, तो उसमें अभ्यद्वत्व होने के बाद में अभ्यास का जो दीर्घ स्वर होता है उसको डुडाए हिरस्वा से हिरस्व आदेश हो जाता है। अब हिरस्व आदेश हो जाने पर शेष प्रक्रियाएं आगे चलती हैं। भू धातु जो है उस भू धातु में आगे आने पीछे आ चुका है सूत्र, उस सूत्र के माध्यम से स्वर पड़े रहने पर वकार का आगम होता है। अन्य बहुत सारे नियम आपके बीच में आते चले जाएंगे। किन्हीं धातुओं में इट का आगम होता है और किन्हीं धातुओं में इट के आगम का निषेध हो जाता है। तो बहुत सारी चर्चाएं परोक्षा में रहते हुए आपको जानने और देखने के लिए मिलेंगी। जैसे अद्यतनी के प्रयोग में अनेक प्रकार के कार्य हमने देखे थे। सामान्यतया सिजत तन्याम सूत्र से सिच होता था, लेकिन कहीं पर अण हुआ, कहीं पर सा हुआ और कहीं पर चण हुआ। इसी प्रकार से परोक्षा की व्यवस्था भी हमको जानना चाहिए। सर्वप्रथम परोक्षा में भू धातु हमारे बीच में आती है। किसी भी अध्याय को प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले भू पूरे अधिकार के साथ में उपस्थित होती है, क्योंकि वे धातु समुदाय की सर्वप्रथम धातु है। उस धातु के आने पर भू और जो परोक्षा के प्रत्यय अभी हमने आपको बताए थे, अट, अतोस, उस, थल, अतोस, आ, अट, वा और मा, तो परोक्षा के प्रत्यय परस्मै पद के भू धातु के अंतर्गत आएगा अट। अट में से टा का अभाव हो जाता है, आ ही शेष रहता है। भू धन आ। अब सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवंत बताते हैं कि परोक्षा का प्रयोग हमें कब और कैसे करना है। सूत्र आता है परोक्षा चिरातीते काले परोक्षा विभक्तिर्भवति। चिरातीते जो हमारे बीच में है
उससे परोक्षा के प्रत्यय होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अथवा अक्षणाम परः परोक्षम, जो आंखों का विषय नहीं है, आंखों से जो नहीं दिखता है, आंखों से जो परे होता है, उसको परोक्षम कहते हैं। संप्रति अविषयः अर्थ, संप्रति माने वर्तमान में जो इंद्री का विषय नहीं होता है, उसे परोक्षा कहते हैं। और चरण परोक्षा चक्रीत सन्नतेषु, इस सूत्र के माध्यम से द्वित्व आदि कार्य होते हैं, और द्वित्व आदि कार्य होने पर द्वयम अभ्यस्तम पूर्वोभ्यासा द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो और डुदाएं ह्रस्वा अभ्यासस्यादि व्यंजन अवशेष्यम और कवर्ग से चवर्गा, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे बीच में क्रम क्रम से आएंगी। अभी तो हमारे बीच में भू धातु है और अट है। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है भवतेराः। अब भवतेरा जो सूत्र हमारे बीच में आता है, जब भू भू को हमने दुत्त कर दिया है, और भू भू को दुत्त करने पर डुडाएं ह्रस्वा सूत्र की प्राप्ति है, परंतु भवतेराः सूत्र कहता है कि भवते अभ्यासस्य अकारो भवति परोक्षायाम, भू धातु के अभ्यास को अकार आदेश होता है परोक्षा के होने पर। अब यहां पर जो भू धातु का दीर्घ ऊ था, उसको अकार आदेश हो जाता है, और अकार आदेश हो जाने पर अब हमारी जो स्थिति है, वो हमारी स्थिति ये है कि भा धन भू धन आ, ये हमारी स्थिति है। पूर्वोभ्यासा आदि हमारी संज्ञाएं पूर्व के अनुसार हो जाती हैं। अब भा भू और आ, ये स्थिति होने पर सूत्र हमारे बीच में आता है नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणा। इस सूत्र से गुण की प्राप्ति है। और एक पूर्व में सूत्र आया भुवो वोक्तः परोक्षाद्यतन्यो, भू धातु के लिए वकार का आगम होता है परोक्षा और अद्यतनी के होने पर। तो अद्यतनी में किया था और यहां पर परोक्षा चल रहा है। ये केवल भू धातु के लिए ही सूत्र है। सामने जो अटका आ है, उस अटके आ के होने पर यहां पर वकार का आगम हो जाएगा, यानी कि गुण की प्राप्ति थी और बकार के आगम की प्राप्ति थी। तो एक व्यक्ति का पावर रहा कि बकार का आगम केवल भू धातु के लिए है, और गुण नाम्यंत्य और धातु विकर्ण और गुण सामान्य है, सभी धातुओं के लिए है। तो सामान्य और विशेष और सामान्य विशेष, विशेष विधि बलवान होती है। और एक नई परिभाषा हमारे बीच में आती है जो लिखी हुई है, आगम आदेशो आगमो विधिर बलवान। ये भवतेरा के नीचे लिखी हुई परिभाषा को बड़ा ध्यान से देखिएगा। आगम आदेशो आगमो विधिर बलवान, आगम की विधि करना हो और आदेश की विधि करना हो, दोनों विधियां एक साथ प्राप्त हुई हो तो आगम की विधि बलवान होती है, आदेश की नहीं। तो आगम की विधि क्या है? वू का आगम करना,
और आदेश की विधि क्या थी? गुण करना। ई के ऊ के स्थान पर और कोई नई चीज का आना मित्रवत गुरुवत आगम कहलाता है। तो यहाँ पर बकार का आगम हो जाता है और बकार का आगम हो जाने पर भा, भू, वा और आ। अब अभ्यास में रहने वाला चतुर्थ अक्षर को तृतीय किया जाएगा। द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो। द्वितीय को प्रथम होता है, चतुर्थ को तृतीय होता है। तो आदि में रहने वाला जो भगवान का भा था उसको बा आदेश हो जाएगा और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो प्रयोग बन जाएगा बबूब। शेष प्रक्रिया अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। बबूब हमारा बन चुका है। अब बबूब के बाद में जो हमारे प्रत्यय हैं उन प्रत्यय को लाकर हमें जोड़ना है। जैसे अट के बाद में था अतुस, तो बा में आ जुड़ जाएगा, रसकारी और विसृष्टा लग जाएगा तो बनेगा बबू बतू। ऐसे ही उस आएगा तो उसमें बन जाएगा बबू बूहू। और थल प्रत्यय के आने पर व्यंजन है तो व्यंजन के आने पर इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादेर कारादे सूत्र के माध्यम से इट का आगम हो जाएगा और इट का आगम वा में जाके मिल जाएगा तो बन जाएगा बबू विथ। अथुस प्रत्यय आएगा, रसकारी और विसृष्टा लगेगा तो बनेगा बबू बतू। फिर उसके बाद में अट प्रत्यय आएगा तो बबूब। फिर उसके बाद में आ आएगा तो फिर बबूब और वा और माँ आएगा तो फिर इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। सूत्र से इट का आगम होने पर वबू विव तथा बबू विम प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से भू धातु हमारी परस्मै पदी थी और परस्मै पद में उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष के एक वचन में अट में आ है, मध्यम पुरुष के अंत में आ है और उत्तम पुरुष के एक वचन में आ है। तीनों जगह एक ही प्रयोग बनेगा बबूब। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से नया अध्याय हमारा चालू हुआ परोक्षा। और परोक्षा में हमारी भू धातु जो सबसे पहली थी उसकी प्रयोग की सिद्धि की गई है बबूब, बबूवतु, बबूवू, बबूवित, बबूवतु, बबूब, बबूब, बबूविव, बबूविम। ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। आत्मनेपदी एद धातु हमारे बीच में आएगी। उस एद धातु में आत्मनेपद के प्रत्यय हमारे बीच में आएंगे। ए आते इरे, से आते ध्वे, ए वहे महे। तो एद धातु की चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।